हेलो बच्चों, आप लोग की पढ़ाई चल रही है ना नवोदय की। चलिए आज हम संख्या पद्धति में कुछ अन्य प्रकार की संख्याएं भी देखेंगे। तो एक होती है यौगिक संख्याएं। तो यौगिक संख्या क्या होती है? एक से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि अभाज्य नहीं है, अभाज्य या ऋण संख्या नहीं है, वो सभी यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में अभाज्य संख्या निकालना सीखा था। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो यौगिक संख्याएं कौन सी होंगी? जो अपनी खुद की संख्या के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जैसे कि चार, चार किससे विभाजित हो जाएगा? दो से। 6, 9, 10। तो इस तरह से एक से लेकर एक से बड़ी होती है। तो 2 से लेकर 100 तक में जितनी भी संख्याएं जो कि स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं वो यौगिक संख्या कहलाती हैं। तो यौगिक संख्याएं कितनी होंगी? जैसे कि हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 25 के अलावा कितनी बची? 75। लेकिन एक जो है वो कोई भी ना यौगिक है और ना ही वो अभाज्य है। तो इस तरह से 74 यौगिक संख्याएं हैं। इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह मतलब साथ में। देखिए दो संख्याओं का योग होगा। अगर ये एग्जाम में कोई प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी संख्याएं जो है सहअभाज्य हैं, तो यदि दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं, जैसे कि हमने लिया 2 और 3, क्या ये किसी अन्य संख्या से कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ये सहअभाज्य हो गए। इसी तरह से 5, 6, ये किसी एक संख्या से कटेंगे? नहीं। 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी, लेकिन 5 नहीं कटेगा। लेकिन यदि हम कहें 6 और 4, ये सहअभाज्य होगा? ये सह अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये एक संख्या, 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो इसलिए सह अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? जो अपनी स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी क्रमिक संख्याएं होती है वो तो हर संख्या, जैसे 1 2 2 3 4 5, जितनी भी क्रमिक संख्याएं हैं वो सभी सह अभाज्य ही होंगी। और वैसे अन्य संख्याएं भी हो सकती है, जैसे हमने ले लिए 5 और 17, ये भी किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को जोड़ा भी आ सकता है और क्रम से भी आ सकता है। इसमें प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे दें और कहें कि इनमें से ढूंढिए कौन सी सह अभाज्य नहीं है या फिर कौन सी सह अभाज्य है। तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है। यदि वो नहीं है कहेगा तो फिर इसका मतलब 3 संख्याएं जो होंगी वो सह अभाज्य होंगी और एक संख्या जो होगी वो भाज्य हो जाएगी किसी भी एक संख्या से। तो इस तरह से हम सह अभाज्य संख्या को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 को मिलाकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 और 1 से लेकर अनंत तक, ये सभी होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी? इनमें ऋणात्मक संख्याएं भी मिल जाती हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और फिर सभी धनात्मक संख्याएं। तो इनको हम संख्या रेखा पर हम निरूपित कर सकते हैं। बीच में हमने 0 लगाया, -1 +1 -2 -3 -4 +2 +3 +4। इस तरह से हम संख्या रेखा को भी कितनी भी आगे और पीछे बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरफ जो है ये दाहिनी तरफ है और ये है बाईं तरफ। तो दाईं तरफ धनात्मक है, बाईं तरफ ऋणात्मक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे, इसमें जैसे जैसे हम बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो इनका मान बढ़ता जाता है। जैसे -4 और -3 में कौन सा बड़ा है? -3 बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्या नेगेटिव में जो ज्यादा होगी वो कम होती है। तो इस तरह से -3 से -2 बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0, 1 से 2। इस तरह से यदि हम देखें तो संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं बाएं से दाएं, ये है दायां और ये है बायां। तो बाएं से दाएं जाने पर इनका मान बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से इसमें कुछ लिखित प्रश्न आते हैं कि जैसे किसी पूर्णांक संख्या में यदि एक धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो वो दाईं तरफ जाएगा कि बाईं तरफ। तो अब हम देखेंगे, एक बार ऋणात्मक भी लेंगे और एक बार धनात्मक भी। तो देखिए यदि हम -3 में एक +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस यदि दोनों चिन्ह लगे हो तो संख्या आपस में घटती है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लग जाता है और घटेगी आपस में। तो -3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 और चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये आ गया -2। अब देखिए -3 है और -2 है, तो -2 दाईं तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ? -2 दाईं तरफ जा रहा है। तो यदि किसी भी पूर्णांक संख्या में यदि एक धन पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो दाईं तरफ जाएगी। इसी तरह से हम इसको प्लस को एक लेकर देख ले रहे हैं। 1 में यदि हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? +2, तो ये भी दाईं तरफ जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसमें घटा देंगे, जैसे हमने 1 को घटाया किसी भी पूर्णांक संख्या में 1 घटाने पर, अब देखो माइनस और माइनस
ये चिन्ह अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तो वो संख्या हमेशा आपस में जुड़ जाती है। एक जैसे होते तो वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उनका गुण वही रहता है। जैसे माइनस की संख्या माइनस से जुड़ेगी तो वो संख्या जो बनेगी वो रहेगी माइनस की। यदि प्लस की संख्या प्लस से जुड़ेगी तो जो संख्या आंसर में आएगी वो होगी प्लस की। तो हमने -3 में 1 हटाया तो आएगा -4। तो अब हम क्या बताएंगे कि यदि किसी पूर्णांक संख्या में एक धन पूर्णांक को घटा दिया जाए तो वो किस तरफ जाएगा, दाईं तरफ कि बाईं तरफ? बाईं तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरह से लिखित में प्रश्न आएंगे नवोदय की परीक्षा में, तो इसको आपको सेंटेंस को समझना होगा और इसको बार बार पढ़ना है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगी। समझ के पढ़ोगे तो जरूर उसको आप याद कर पाओगे, यदि आप रट लोगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम धन पूर्णांक में भी 1 घटा के देखते हैं, हमने +2 में 1 घटा दिया तो क्या आ गया, प्लस का 1, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इसमें भी देखो एक धन है और एक ऋण है तो घटाव होगा, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है। जिसके पास ज्यादा पावर है तो ज्यादा पावर बड़ी संख्या के पास होगी ना, तो जिसके पास ज्यादा पावर है वो चिन्ह अपना दे देगा आंसर वाली संख्या को। तो यदि हम किसी पूर्णांक संख्या में एक धन पूर्णांक संख्या को घटाएंगे तो वो संख्या रेखा के बाईं तरफ, जैसे देखो 2 है, 2 इस तरफ है और 1 कहाँ आया, इस तरफ, तो ये बाईं तरफ है ना 2 के, तो ये बाईं तरफ चला जाएगा। अभी इसी का हम उल्टा कर दें, किसी पूर्णांक संख्या में, जैसे अब अगला वो आएगा, किसी पूर्णांक संख्या में यदि हम इसको हम मिटाकर यहां बनाएंगे, यदि किसी पूर्णांक संख्या में एक ऋण पूर्णांक जोड़ दें, ये हमने जोड़ा था धन पूर्णांक तो सीधा 1 लिख दिया था। अगर ऋण पूर्णांक जोड़ दें तो देखिए किसी संख्या में जैसे -3 में हमने जो क्या जोड़ा, ऋण पूर्णांक, तो ऋण को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब देखिए ये ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 -1 बराबर -4 जुड़ जाएंगे, लेकिन उनकी नेचर जो है वही रहेगा, वो नेगेटिव में ही रहेगा। तो इस तरह से अब बताइए इसमें हमने ऋण पूर्णांक यदि जोड़ दिया है तो वो दाईं तरफ जा रहा है कि बाईं तरफ? देखिए ये 3 है, -3 और ये -4 आ गया आंसर, तो ये किस तरफ जा रहा है, बाईं तरफ। तो यदि किसी धन पूर्णांक में, यदि किसी पूर्णांक संख्या में ऋण पूर्णांक यदि हम जोड़ेंगे तो वो बाईं तरफ जाएगा संख्या रेखा पर। इसी तरह से हम धनात्मक में भी देख लो, +3 और प्लस -1, तो अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो +3 -1 बराबर, अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का निशान है, क्योंकि 3 बड़ा है तो इसलिए आंसर आ जाएगा +2। तो यदि किसी पूर्णांक संख्या में एक ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो ये देखो 3 कहाँ है, इस तरफ, और 2 आया इस तरफ, तो ये किस तरफ जा रहा है, बाईं तरफ। तो ये अगर आप उसको समझ के करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये बात जो लिखी है ये सही है या गलत है। और नवोदय की परीक्षा में इस तरह से लिखे हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। तो यदि आप उसको अच्छे से समझेंगे तो उस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो अब आ गए ये पूर्णांक संख्याओं में, यदि इसी तरह से हम ये कह सकते हैं ये ऋण पूर्णांक को घटाएंगे। अब देखिए संख्या रेखा पर अभी हमने ऋण पूर्णांक को जोड़ा है, अब घटा दीजिए, तो -3 -1। अब देखिए ये जो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर बाहर, तो यदि माइनस और माइनस का गुणा किया जाता है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये -3 माइनस +1 बराबर, अब 3 और 1 जुड़ेंगे कि घटेंगे, घटेंगे ये, तो -3 में से 1 गया तो -2, क्योंकि 3 बड़ा है। अब देखिए -3 इस तरफ है, -2 इस तरफ है, तो ये दाईं तरफ जा रहा है। तो किसी भी पूर्णांक संख्या में ऋण पूर्णांक घटाने पर तो वो किस तरफ जाएगा, संख्या रेखा के दाईं तरफ। ऐसे हम एक धन पूर्णांक में ले लेते हैं, +3 -1, तो +3 माइनस और माइनस प्लस हो गए 1, तो 3 और 1 +4, तो देखिए 3 इस तरफ है और 4 इस तरफ है, तो ये दाहिनी तरफ आएगा। तो इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को देख सकते हैं। इसी तरह से हम संख्याओं का जोड़ और घटाव आपको बताएंगे। देखिए कोई प्लस, एक संख्या प्लस की है, +5, और दूसरा भी प्लस का है, तो मैंने बताया था आपको एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो +5 और +4 जुड़ जाएंगे, चिन्ह भी वही रहेगा, तो क्या आएगा आंसर, +9। और प्लस को लिखते नहीं है, यदि कोई अकेली संख्या होती है तो उसको प्लस को लिखते नहीं है, सीधे 9 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि -5 और -4, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी दोनों एक जैसे चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह है तो मतलब उनमें हमेशा दोस्ती रहेगी, कभी लड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक जैसा नेचर है। अगर 2 लोग अलग तरीके के होंगे तो आपस में लड़ेंगे तो वो घट जाता है, और यदि एक जैसा है तो इनमें दोस्ती है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन इनका नेचर कैसा रहेगा, वो माइनस के ही रहेंगे। तो -5 और -4 बराबर -2। अब लेकिन एक हमारा प्लस का है और एक है माइनस का। अब क्या है, अपोजिट चिन्ह है, उल्टे चिन्ह है, तो हमेशा इन दोनों में लड़ाई होगी कि मैं जीतूंगा, लड़ेंगे आपस में। अब जब लड़ेंगे तो जो बड़ा होगा वो जीतेगा, तो हम पहले तो इन्हें घटा देंगे, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो हमारा उत्तर जो होगा 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और क्योंकि ये बड़ा है इसलिए ये चिन्ह प्लस रहेगा, और हमने आपको बताया प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि हमारा -5 होता और ये +4 होता, तो अब इसमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, 5 बड़ा है ना, तो इसका चिन्ह क्या आएगा, घट जाएंगे ये भी, क्योंकि लड़ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के सिपाहियों को मार देंगे, 4 इस केस में मार दिए, तब 1 बचा, तो 1 किसका पावरफुल बचा,
5 का, तो माइनस का 1 उत्तर होगा। तो इस तरह से संख्या को जोड़ते हैं। इसी तरह से यदि चिन्हों वाली संख्या में गुणा होता है, तो जैसे -4 का गुणा -4 में करेंगे, तो यहाँ पे गुणा होने पर दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों क्रॉस हो गए। अब कह रहे हैं अब हम तुमसे लड़ेंगे ना तुम हमसे लड़ना, तो जब इनमें क्रॉस दोस्ती हो गई है तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा प्लस के 16। और यदि दोनों प्लस के हैं, +4 गुणा +4, प्लस का निशान लगाते हैं, जरूरी नहीं है, तो ये प्लस के ही रहेंगे 16। लेकिन यदि एक माइनस का है और एक है प्लस का 4, अब क्या होगा? क्योंकि दोनों अपोजिट चिन्ह हैं और ये गुणा कर रहे हैं इनमें, तो ये आपस में दोस्त गुणा तो कर देंगे, लेकिन चिन्ह इनका माइनस का आएगा। चाहे कोई भी संख्या बड़ी हो चाहे कुछ छोटी हो, लेकिन इनमें चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस के 16 आ जाएंगे। इसी तरह से सेम भाग में होता है। यदि किसी दो संख्याओं में भाग हो रहा है माइनस की में, तो माइनस और माइनस कट जाएंगे और आंसर जो आएगा वो प्लस में आ जाएगा। अगर दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आएगा, एक माइनस में है और एक प्लस में है तो आंसर आएगा माइनस में। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी हम आगे की जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें इसी प्रकार से प्लस और माइनस वाले बहुत सारे सवाल आएंगे, और जब आप इस चीज को नहीं ध्यान रखेंगे, इसको भूल जाएंगे, तो वो सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे भी कुछ देखते हैं। अब इसमें इसको हम रिटिन में भी सवाल आ सकता है कि यदि हम दो धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो गुणनफल जोड़ते हैं तो जोड़ जो आता है योगफल है वो धन पूर्णांक आएगा। यदि दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योगफल ऋण पूर्णांक आएगा। इसी तरह से यदि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को जोड़ेंगे तो योगफल जो है जो संख्या बड़ी होगी वो आएगा। तो इस तरह से हम इसको भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर देखेंगे कि यदि दो ऋण पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो योग गुणनफल धन पूर्णांक आएगा। यदि दो धन पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो गुणनफल भी धन पूर्णांक आएगा। यदि लेकिन एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक इसका गुणा करते हैं तो गुणनफल ऋण पूर्णांक आता है। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि यदि एक दो ऋण पूर्णांकों का भाग लगाते हैं तो भागफल धन पूर्णांक आएगा। इनका दो धन पूर्णांकों का भाग लगाते हैं तो भागफल धन पूर्णांक इसमें भी आएगा। लेकिन यदि एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का भाग लगाते हैं तो भागफल ऋण पूर्णांक होगा। इसी का एक और चीज पूछी जाती है, योज्य प्रतिलोम। बहुत सरल है, नाम से लगाया कि योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में बस आपको कुछ नहीं करना है, उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे आपसे कहा 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -4, ठीक है। और इसी तरह से यदि कोई कहेगा -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +4। योज्य प्रतिलोम मतलब उसका चिन्ह बदल देना है। मतलब इसमें हम जैसे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यदि वो माइनस का है तो प्लस, कोई भी संख्या। जैसे मैंने पूछा कि 25 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस का 25। ऐसे ही 30 का -30 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 30। बहुत सरल प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो बच्चे देख के घबरा जाएंगे आप लोग कि ये योज्य प्रतिलोम क्या बना है। लेकिन यदि आपने इसको याद रखा एग्जाम तक, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं और आप लोग एग्जाम में इनको भूल जाएंगे तो बस सवाल गलत हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको इनको बार बार अभ्यास करते रहेंगे, बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो ये आपको नंबर दिलवाएंगे और आपका नवोदय में सिलेक्शन कराएंगे। इसके बाद है एक परिमेय संख्या, एक टॉपिक है परिमेय। परिमेय संख्या, तो आप लोग बच्चों भिन्न जानते हैं। भिन्न का मतलब जो बटे में लिखा होता है। जैसे इसको हम जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 1/2, 1/6, 3/4, या फिर कोई साधारण संख्या 25 भी लिखा है, तो क्या 25 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 25, ये पूर्ण संख्या भी, कोई भी संख्या है जो बटे में लिखी जा सकती है या पूर्ण संख्या है, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन फिर अब इसकी उल्टी क्या होगा, इसका उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या है, जैसा कि हमने बताया कि p/q में लिख सकते हैं इनको, लेकिन अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे रूट में कुछ संख्याएं होती है, √2, और √2 को हम बाहर निकालेंगे तो कुछ बहुत पॉइंटों तक आंसर आएगा, तो ये पूर्ण रूप से ऐसे बटे में नहीं लिख सकते इसको। लेकिन यदि जैसे हम बता रहे हैं इधर √4 है, √4 है, तो इसको वर्गमूल 4 बोलते हैं, और इसको यदि हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 क्या है, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसकी बहुत ही पॉइंटों तक वो आता है, जैसे √2 है, √3 है, इसी तरह की जो संख्या है, जो यदि इनको बाहर निकालेंगे तो काफी लंबे पॉइंट आते जाएंगे, पूर्ण रूप से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। इसके बाद व्युत्क्रम संख्या।
अब व्युत्क्रम, जैसे कि हमने आपको योज प्रतिलोम बताया था जिसमें हमें चिन्ह बदलना रहता है, योज प्रतिलोम में हमें चिन्ह बदलना रहता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। बस आपको नाम याद रखना है। अगर आपने इनको बार बार रिवाइज किया और आपके इनको नाम टर्म्स से समझ में आ गया व्युत्क्रम क्या, जैसे मैंने कहा 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2 का व्युत्क्रम, इसको उल्टा कर दो, 2 के नीचे 1 लगा दो तो उल्टा हो जाएगा 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2। और यदि कोई संख्या पहले से ही बटे में दी है, हमने कहा 4/5 का व्युत्क्रम, 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो 5/4। समझ में आया? कोई भी यदि खाली एक संख्या दी है तो उसके नीचे ऊपर 1 लगा दो, 1/, ऐसे मैंने कहा 25 का व्युत्क्रम बताओ, 1/25। 3/2 का, 2/3 का व्युत्क्रम बताओ तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रम मतलब उसको ऊपर नीचे करना है आपको, तो ये है एक व्युत्क्रम संख्या। इसके बाद अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। एक पहले हम स्थानीय मान और आपको बता देते हैं। ये सब जो भी हमने आपको लिखा है इसको आप अपनी कॉपी बना के इसमें नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोग भूलेंगे नहीं। यदि आप देख लेंगे फिर भूल जाएंगे वीडियो देख के, या तो आप बार बार वीडियो देखें या फिर अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें सब लिखते जाओ। जो भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ थोड़ा रोक रोक के वीडियो को उसको देख लेना और उसको अपनी कॉपी पर लिख लेना। तो अभी हम इसको एक स्थानीय मान और बता दें, हालांकि बहुत से बच्चे जानते होंगे जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, स्थानीय मान और शुद्ध मान। तो स्थानीय मान, जैसे कोई संख्या हमने लिखी शुद्ध मान, तो स्थानीय नाम से लग रहा है स्थान, मतलब वो संख्या जिस स्थान पे रखी है। आप लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये सब जानते हैं। तो आपको कोई भी संख्या दी है, जैसे हमने दिया 4235। अब हम कहें 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 कौन से स्थान पे रखा है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100वें स्थान पे रखा है, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 200। इसको आप ऐसे भी देख लेना कि 2 के बाद कितनी संख्या लिखी है, 2 संख्या और लिखी है तो उतने जीरो लगा देंगे। लेकिन शुद्ध मान हर संख्या का वो खुद ही होता है, तो यदि इधर 2 का शुद्ध मान लिखेंगे तो 2 ही रहेगा। इसी तरह से इसमें 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या रहेगा 4000, क्योंकि 1000वें स्थान पर है। और दूसरा तरीका हमने बताया 4 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो हमने 3 जीरो इसमें लगा दिए, तो ये अपने आप ही 4000 निकल कर आ गया। ठीक है, और यदि इसका शुद्ध मान देखेंगे तो 4 का शुद्ध मान 4 ही रहेगा। अब यदि 3 का शुद्ध स्थानीय मान देखेंगे तो 3 इकाई, दहाई मतलब 10वें स्थान पर है, तो 30 हो गया, और इसका शुद्ध मान क्या रहेगा 3। और 5 का स्थानीय मान, क्योंकि 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 ही रहेगा, शुद्ध मान इसका शुद्ध भी 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार की ये सवाल बहुत सरल है, तो ये आप लोग सब जानते ही हैं। तो अब जो इस एक्सरसाइज से संबंधित जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। लेकिन इन टर्म्स को जरूर याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यदि कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। इसके बाद हमने अभाज्य संख्याएं देखी। अभाज्य संख्या कौन सी है, जो स्वयं के सिवा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। तो वो आप अपनी जो भी संख्याएं होंगी उसको देखना, उसमें पहाड़े लगा के देखना कि किससे कोई विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके बाद यौगिक संख्या, यौगिक संख्या कौन सी है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, जो भाज्य होती है वो सभी यौगिक संख्याएं हैं। इसके बाद पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं वो मिलाकर पूर्णांक संख्या बनाती हैं। फिर पूर्णांक संख्याओं के हमने कुछ नियम देखे कि यदि हम उसमें कोई धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, ऋण पूर्णांक जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा संख्या रेखा पर, यदि कोई धन पूर्णांक घटाएंगे तो क्या होगा, यदि ऋण पूर्णांक घटाएंगे तो क्या होगा, इससे संबंधित आपने अभी चित्र के माध्यम से देखा था। इसके बाद धन और धन पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो योगफल है वो धन पूर्णांक आता है। यदि ऋण और ऋण पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो योगफल ऋण पूर्णांक आता है। यदि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो गुणनफल क्या आता है, ऋण पूर्णांक आता है। गुणनफल उसमें माइनस हो जाता है। लेकिन यदि इनको जोड़ा जाता है तो योगफल जो है, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगा दिया जाता है। यदि धन और धन पूर्णांक को गुणा किया, इस प्रकार से आप इस वीडियो को दोबारा बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। इसके बाद हमने आपको बताया था परिमेय संख्या, जो संख्या बट्टे में लिखी जा सकती है, p/q। जिस भी संख्या को हम पूर्ण रूप से p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाती है परिमेय संख्या, और जो इसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, जिसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमने आपको स्थानीय मान और शुद्ध मान बताया। ये है हमारी संख्या पद्धति, और यदि आपने संख्या पद्धति अच्छे से समझ ली तो आपके 1 या 2 प्रश्न नवोदय में इससे जरूर आते हैं। तो बार बार इस वीडियो को देखिएगा, उसको याद कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि वो समझ में आ जाए।